और जब माइंड को समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि नॉलेज कैसे आती है। तो माइंड के 3 लेवल बना दिए इन्होंने, कांट ने, और तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला इन्होंने बताया फैकल्टी ऑफ सेंसेशन। माइंड के अंदर सेंसेशन को रिसीव करने की एक फैकल्टी है। इसको उन्होंने कहा ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स। अब सबसे बड़ी एक बात जो कांट के बारे में लोग ये कहते हैं कि कांट ने जो टर्मिनोलॉजी और शब्दावली इस्तेमाल की है वो इतनी कठोर और इतनी पेचीदा है कि आम आदमी कांट की फ़िलॉसफी को समझ ही नहीं पाता। वो किताब जब उठा के देखता है आपका क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, तो उसमें बहुत सारे शब्द और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिनको आम आदमी नहीं समझ पाता। अब ऐसे इन्होंने कांट की जो फैकल्टी है सेंसेशन की, उसको इन्होंने कहा ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स। दूसरी फैकल्टी जो है हमारी कि हम सेंटर सुना सेंसेशन को रिसीव भी कर लेते हैं, माइंड उनको मीनिंग भी दे देता है, लेकिन उनके बारे में जजमेंट देना, अंडरस्टैंडिंग हुई कि कैसे होगी। तो दूसरी फैकल्टी इन्होंने बनाई फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। संवेदनाओं की या संप्रत्यक्ष की, प्रत्यक्ष को भी इन्होंने कहा प्रत्यक्ष मीनिंगफुल आता है हमेशा, मीनिंगलेस परसेप्शन नहीं आया, इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं होता, संप्रत्यक्ष होता है। तो पहली फैकल्टी हो गई संप्रत्यक्ष की फैकल्टी। मीनिंगलेस परसेप्शन, हमारा सारा परसेप्शन मीनिंगफुल होता है, मीनिंगलेस परसेप्शन हो ही नहीं सकता। और लोग कहते थे सेंसेशन आते हैं मीनिंगलेस होते हैं। वो तो अकेला हरी हरी चीज़ क्या है, हरी हरी चीज़ क्या, उसके साथ लाल दिखाई नहीं दे रही या कोई और चीज़ नहीं दिखाई दे रही। तो उन्होंने कहा मीनिंग जो है वो कौन देगा, माइंड देगा। तो सेंसेशन को मीनिंग देने वाला माइंड हो गया। अब इस सेंसेशन को हमने जो मीनिंग दिए उनको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा उसको हम अंडरस्टैंडिंग की फैकल्टी कहें, फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसको हम कह सकते हैं प्रज्ञा संकाय, प्रज्ञा शक्ति। हमारी प्रज्ञा शक्ति जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है। ये प्रज्ञा माइंड के अंदर है, माइंड की पावर है। माइंड उस पावर के हिसाब से उसको मीनिंग अटैच करेगा। ये नहीं कि वो आइडिया हमारे माइंड में आ गया तो अपने आप ही माइंड बन गए। तो माइंड पहले सेंसेशन को रिसीव करेगा तो ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स में आएगा, फिर माइंड इनको अंडरस्टैंड करेगा, उसका नाम इन्होंने रखा ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक। अब ये भी शब्द ऐसे आगे का एनालिटिक कर दिया, उसको क्या है एनालिटिक। और तीसरी फैकल्टी जो इससे भी ऊपर चली जाती है, हमने जो बाहर से देखा था, उस बाहर से जो देखा उस चीज़ को मीनिंग भी दे दिए हमने, और उस चीज़ को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो हैं तो सही, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में नहीं आ रही, वो हमारी माइंड की उन ग्रूथ्स में नहीं आती। मेरे मन की नाली इतनी छोटी है और उसमें से हाथी कैसे गुजर जाएगा। तो उसको उन्होंने कहा कि उसको हम रीज़न के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो फैकल्टी ऑफ रीज़न, जो फैकल्टी ऑफ रीज़न है वो क्या करेगी, वो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेगी जो हैं तो सही। उनको मानना बहुत ज़रूरी है नॉलेज के लिए। अगर उनको नहीं मानेंगे तो नॉलेज ठीक तरह से नहीं आ सकेगी। लेकिन उनको हमारी, चूँकि वो सेंसेशन में नहीं आते, इसलिए उनके बारे में हम कोई जजमेंट भी नहीं दे सकते। तो तीसरी फैकल्टी इन्होंने बनाई फैकल्टी ऑफ रीज़न। इसको हिंदी में कह सकते हैं विवेक शक्ति। तो पहले उन्होंने कहा कि ह्यूम की फ़िलॉसफी को कंडेम करना है, क्रिटिसाइज़ करना है, तो पहले ह्यूम को, लॉक को, बर्कले को ये समझाओ कि माइंड बड़ा एक्टिव होता है इन रिसीविंग नॉलेज, और माइंड अपनी 3 फैकल्टी से निकल के जो चीज़ें जाती हैं वही नॉलेज का पार्ट बन सकती हैं, जो माइंड की इन फैकल्टी से नहीं निकलती। और ये फैकल्टी माइंड में कॉन्स्टिट्यूटिव है, माइंड इन फैकल्टीज़ का बना हुआ है।
इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए ये ए प्रायोरी है, ये अनुभव में नहीं आते। माइंड की जो फैकल्टीज़ हैं वो हमारे अनुभव में नहीं आते क्योंकि वो सेंसेशन नहीं है, लेकिन हैं वो, उनके बिना हम नॉलेज कुछ कह ही नहीं सकते माइंड के बारे में। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी चीज़ें हैं जो ए प्रायोरी बिना अनुभव के ही हमें माननी पड़ती हैं, प्री सपोज। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम प्रत्यय कहते हैं। ये माइंड की जो फैकल्टी हैं ये सांचे हैं, जिन सांचों के अंदर अगर सेंसेशन आएगी तो मीनिंगफुल हो जाएगी, अगर सेंसेशन उन सांचों में से नहीं आएगी तो सारी, तो ये सांचे जो हैं जब तक सामग्री बाहर से नहीं आती ये सांचे खोखले पड़े रहते हैं। सांचा मैंने रखा हुआ है, लेकिन क्या बनाना है मैं सांचे के अंदर, इस सांचे से मैंने बनानी है खिलौने, हाथी के खिलौने बनाने हैं, उसमें बनाते हैं दिवाली में। अब वो खांड तो है नहीं मेरे पास, सांचा रखा हुआ है। जब सांचा रखा हुआ और खांड नहीं है तो क्या बनेगा खिलौना, कुछ भी नहीं, सांचा ही रखा रहेगा। तो ये माइंड की जो फैकल्टी हैं ये सांचों की तरह से हैं। इन सांचों में अगर सामग्री बाहर से नहीं आएगी तो ये सांचे खाली पड़ा रहेंगे। तो इसलिए जितने हमारे कंसेप्ट हैं उनमें अगर परसेप्ट नहीं आएंगे तो वो खोखले रहेंगे। ऑल कंसेप्ट्स विदाउट परसेप्ट्स आर हॉलो, एम्प्टी। एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स और वाई क्या हैं, दुनिया में कोई चीज़ें तो है ही नहीं है, इनमें कोई चीज़ लानी पड़ेगी तब ये बनेंगी मीनिंगफुल। 2 + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 × 3। तो परसेप्ट तो बाहर से लाने पड़ेंगे, बिना परसेप्ट के नॉलेज हमारी नहीं आ सकती। हमारे कंसेप्ट बिल्कुल एम्प्टी रहेंगे, खाली रहेंगे, उनमें कोई चीज़ ज्ञान नहीं आएगी। और नॉलेज इज़ नॉलेज ऑफ समथिंग। आपने बड़े बड़े आइडिया बना दिए, प्लेटो ने आइडिया बना दिया और किस बना दिए, और उन आइडिया के अंदर कोई वस्तु है ही नहीं। तो ऑल कंसेप्ट विदाउट परसेप्ट आर एम्प्टी। लेकिन परसेप्ट किनको ला रहा था, वो लॉक, बर्कले और ह्यूम ला रहे थे। वो परसेप्ट जो हैं अगर वो उन माइंड की ग्रूथ में से, जिस तरह माइंड आती है, वो उन आइडिया में से निकल के नहीं आते तो मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि ऑल परसेप्ट विदाउट कंसेप्ट आर ब्लाइंड, कोई उनका अर्थ नहीं होता। मीनिंगफुल चीज़ें हैं 3 आपकी, रेल, बॉल, बॉय। अगर इनको जोड़ने का रिश्ता ही पता नहीं है आपको, वो रिश्ता कहाँ से आएगा, बाहर से थोड़ी दिखाई देगा। रेल, बॉय, प्ले का कोई रिश्ता नहीं है, और है भी तो आपको दिखाई नहीं देगा बाहर से। तो ये रिश्ता कहाँ से आएगा, ये रिश्ता माइंड की ग्रोथ में है लगा हुआ। आप माइंड को एक्टिव मानो तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है फैकल्टी, उसके अंदर रिश्ता है। तो आप कहोगे रेल, बॉय, क्रिकेट, तो होगा कि ये माइंड के ग्रूव में नहीं आ रहा है, इसलिए मीनिंगलेस है। रेल, बॉय सिट्स इन रेल, ये मीनिंगफुल हो गया, क्योंकि माइंड में जो अंडरस्टैंडिंग के कैसे जजमेंट दिए जाते हैं वो माइंड में बने हुए हैं सेट, कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद प्रेडिकेट आएगा। अगर इस तरह से हैं तो समझ में आ जाएगा माइंड के ग्रूव में। नहीं तो इतने सारा अनुभव आपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो हमारे माइंड के ग्रूव में नहीं आए तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो कांट का पहला निष्कर्ष ये है, जो कोपरनिकस रिवोल्यूशन लाए वो तो है ही, कि माइंड एक्टिव है, माइंड की 3 फैकल्टी हैं, उन फैकल्टी में जो चीज़ नहीं आएगी उसके बारे में कोई जजमेंट दिया ही नहीं जा सकता, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। लेकिन अब दूसरी चीज़ इन्होंने और ला दी इसके अंदर, कि ये सारी फैकल्टी हैं और हमारी ये सारी जो चीज़ें हैं जिनकी हैं, इनको लाने के लिए हमें कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें हमें माननी पड़ेंगी कि माइंड के अंदर पहले से मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा चाहे आप लेबनीज़ की इस बात को मान दो कि भाई इन्नेट आइडिया नहीं होते, आत्मा ज्ञान लेकर नहीं पाते, लेकिन इस बात को तो मानना ही पड़ेगा अगर नॉलेज को मान रहे हो कि माइंड के अंदर कुछ कैपेसिटीज़ होती हैं और माइंड बड़ा एक्टिव।
माइंड में अगर कैपेसिटी नहीं है तो माइंड कैसे ग्रहण करेगा और कैसे मीनिंग देगा? तो ये तो इन्नेट है माइंड के अंदर, जन्मजात आइडिया चाहे ना हो, लेकिन मेंटल फैकल्टीज़ तो हैं, आज मन का बनाव तो है। तो कांट ने, जो ह्यूम ने अटैक किया था, उस अटैक को कांट ने रोकने के लिए पहले से एक रास्ता खड़ा कर दिया। अब इन्हीं पर विचार होगा सारा। तो रास्ता खड़ा कर दिया कांट ने, और कांट ने ये कह दिया कि कॉन्सेप्ट में अगर परसेप्ट नहीं जोड़ोगे आप तो कॉन्सेप्ट सारे एम्प्टी रह जाएंगे, और अगर परसेप्ट को आप एक्सप्लेन नहीं करोगे कंसेप्ट के द्वारा तो वो सारे ब्लाइंड रह जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। तो दोनों को जोड़ो। इन्होंने क्या गलती की? इन्होंने आंखें बंद कर ली और वो माइंड की फैकल्टी में घूमते रहे। अब वो माइंड की फैकल्टी खाली हैं, सड़क पे कोई चलने वाला नहीं है, सड़कें वहाँ बनी हुई हैं 3, लेकिन उन पर कोई चलने वाले नहीं, तो सड़कें सूनी पड़ी हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आइडियलिस्ट हैं, मेंटलिस्ट हैं, प्रत्ययवादी हैं, प्रत्यय को मानने वाले हैं, उन्हें परसेप्ट को मानना ही पड़ेगा, रिसीव करने पड़ेगा। और जो परसेप्ट वाले लोग हैं, जिन्हें जिस लॉक वाले अनुभववादी कहते हैं, उन्हें परसेप्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए माइंड की फैकल्टी में से जाना ही पड़ेगा। माइंड की फैकल्टी चेंज नहीं हो सकती, इन्नेट है वो हर माइंड के अंदर मौजूद हैं सारे के सारे। तो इसलिए कांट ने एक दृढ़ आधार ये कर दिया और दोनों की गलती निकाल दी कि तुम खाली अकेले डमरू बजा रहे थे, आइडियाज़ आइडियाज़ आइडियाज़। और किसका आइडिया? नॉलेज इज़ नॉलेज, ऑलवेज द नॉलेज ऑफ समथिंग। और समथिंग को आप विचार ही नहीं कर रहे थे, समथिंग को आपने सोच रखा था, तो आपकी नॉलेज क्या खाक नॉलेज बनेगी? तो उन्होंने उनको भी कहा कि आप कुछ ना कुछ परसेप्ट लाने की कोशिश करो, उनको अपने ग्रुप्स के हिसाब से एडजस्ट करो, ये दूसरी बात है, लेकिन लाओ। और परसेप्ट वालों को कहा कि तुम बिल्कुल माइंड को निकाल नहीं सकते, तुम्हारे परसेप्ट का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो इसलिए इनकी फ़िलॉसफी को क्रिटिकल फ़िलॉसफी कहा। इन्होंने दोनों को क्रिटिसाइज़ किया और दोनों को क्रिटिसाइज़ करके दोनों की वीकनेस निकाल दी। और अब नॉलेज का इन्होंने वहाँ से शुरू किया कि अब देखो नॉलेज पॉसिबल है या नहीं है, यहाँ से शुरू करो। तो पहले उन दोनों को करके कहा कि तुम्हारे एम्प्टी कंसेप्ट में कोई ना कोई परसेप्ट आ जाएगा। इसको कहते हैं, जो परसेप्ट है उनको इसने कहा फिनोमिना, प्रपंच। तो प्रपंच की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, फिनोमिनलिज्म। और फिनोमिना हमें नॉलेज जाएगी, इससे नॉलेज पर फिनोमिना से आएगी, यही नॉलेज जाएगी तो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो फिनोमिना के परे हम नहीं जा सकेंगे। हमारी नॉलेज फिज़िक्स तक या इसी दुनिया तक सीमित रहेगी, इस दुनिया से परे नहीं जा सकेगी हमारी नॉलेज। तो कांट की फ़िलॉसफी जो है फिनोमिना की फ़िलॉसफी है। कांट ने शब्द प्रयोग ऐसे किए हैं, ये फिनोमिना है, और उन्होंने कहा इसके बियॉन्ड है तो कोई चीज़, लेकिन उसकी नॉलेज नहीं हो सकती। उसको उन्होंने कहा नोमिना। नोमिना का इन्होंने अनुवाद किया थिंग्स इन देमसेल्फ, वस्तु रियल में क्या है। नोमिना मतलब रियलिटी, लेकिन रियलिटी को इन्होंने कहा कि रियलिटी तो मेटाफिजिकल कोई चीज़ बन जाएगी, इसलिए इसका नाम रख दिया कि हमें पता है कि ये अहल्या है जो लेटी हुई है, ये हमें पता है, या 50 आदमी ये पते हुए हैं। लेकिन जिस दिन अहल्या में जो चेतना आई और अहल्या जागी राम के चरण लगते ही, तो राम से उसने कहा कि लोगों ने मेरा नाम अहल्या धर दिया है क्योंकि मैं चेतना में नहीं थी और लोग मुझे जानते नहीं थे असली मेरा नाम क्या है। तो राम ने कहा अपना असली नाम बताओ। तो 1000 साल से जो पत्थर पड़ी बैठी थी और उसको अहल्या कहते थे लोग, उसने कहा बिनती कर जोरी मैं मती भोरी, मेरा नाम भोली मती है। तो हम जिस चीज़ को हमने नाम रख लिया कि संतरा है, जब हमें असली संतरा मिलेगा तो मेरा नाम, वो कहेगा मेरा नाम संतरा नहीं है, लोगों ने नाम रख लिया संतरा। और बर्कले ने जो कहा था फिनोमिना बेने फंडाटा,
वेल एस्टेब्लिश, ये फिनोमेना जो है वेल एस्टेब्लिश हो गया है, आदमी के अंदर वेल एस्टेब्लिश हो गया है, सब इसको संतरा ही कहने लगे हैं। तो ये संतरा जो बन गया है, ये असली संतरा है या कुछ और नाम है इसका? अब हमें संतरा मिलेगा तो हम कहेंगे, संतरा हमें बताएगा कि मेरा ये नाम है, और अगर हम संतरा हमें कभी मिला ही नहीं तो संतरा ही कहते रहेंगे। ये फिनोमेना है, लेकिन बेने फंडाटा, वेल एस्टेब्लिश हो गया है सारा। तो वेल एस्टेब्लिश जो फिनोमेना हो गए हैं उनकी नॉलेज नहीं हो सकती, वो तो हमने बना लिए हैं, क्योंकि भाई कोई ना कोई चीज़ है ऐसी जो है तो सही, लेकिन हम उसको जान नहीं सकते, इसलिए कोई नाम रख लो उसका। तो कांट ने पहले ये 3 आधार खड़े किए। अब एक एक आधार में से नॉलेज निकल के जाएगी, तब नॉलेज बनेगी, नहीं तो नॉलेज नहीं होगी वो। तो इसका नाम दिया उन्होंने, इस तीसरी फैकल्टी का नाम दिया उन्होंने ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक। अब ये ट्रांसेंडेंटल का शब्द जो है ये बड़ा लोगों को चक्कर में डाल देता है। कांट ट्रांसेंडेंटलिस्ट है तो इसका मतलब भगवान आत्मा सबको मानते होंगे। तो ट्रांसेंडेंटल का शब्द कांट का सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने किताब जो लिखी थी बुढ़ापे में जाकर लिखी थी, और बुढ़ापे में फिलॉसफी पढ़ाते पढ़ाते इतने परिपक्व हो गए थे कि अपनी तरफ से उन्होंने टर्में बनानी शुरू कर दी थी। बर्कले वाली बात को भूल गए थे कि थिंक लाइक वाइज मैन बट टॉक लाइक ऑर्डिनरी पर्सन। अब वो ऑर्डिनरी पर्सन की बजाय सब में ट्रांसेंडेंटल जोड़ते जाओ, ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स, ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक, ट्रांसेंडेंटल डायलेक्ट, फिनोमिना, नोमिना। ये फिनोमिना है और इससे परे कोई नोमिना है। तो पहले मेटाफिजिक्स का शब्द यूज़ होता था, लोग समझते थे कि कोई मेटाफिजिकल एंटिटी, इन्होंने नया नाम कर दिया इसका, नोमिना। तो कांट के बारे में यही कहा जाता है कि कांट ने अपनी टर्मिनोलॉजी ऐसी बनाई कि अभी तक बहुत सारे आदमी कांट की फ़िलॉसफी को समझने में बड़ा, इसको व्याख्या करने में बड़ा, ऑर्डिनरी आदमी कांट की व्याख्या नहीं कर सकता। जो कांट की टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरह समझेगा, जो क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न को एक एक शब्द को पढ़ेगा उसके, वही कांट की फ़िलॉसफी को समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ सकता।